प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दीव के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में कर रहे हैं बैठक। गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान के बाद राहत एजेंसियों का बचाव कार्य। तूफान के चलते मुंबई के पास समुद्र में डूबे बार्ज P305 की खोज में INS व्यास, वेटवा और तेग को लगाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि चक्रवात तूफान से कम नुकसान में कामयाब। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोविड महामारी की ताजा स्थिति और टीकाकरण अभियान की प्रगति की होगी समीक्षा। कोरोना संक्रमण में सुधार जारी। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 3,89,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के राजदूतों को संबोधित कर फिलिस्तीन के साथ ताजा संघर्ष पर अपने देश का पक्ष रखा। कहा उनका देश एक कट्टर इस्लामी संगठन के साथ कर रहा है संघर्ष, जो दुनिया की शांति के लिए है खतरा। आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दीव के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर तूफान ताउते से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्र सरकार तूफान ताउते से प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य कर रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और ONGC बार्ज पर फंसे कर्मियों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का जायजा लिया। और इस खबर पर मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मेघना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वेक्षण किया और इस समय वो समीक्षा बैठक में शामिल हो चुके हैं। समीक्षा बैठक चल रही है। सर्वेक्षण जायजा लेने के बाद किस तरह के इनपुट्स उन्हें दिए गए और अभी तक इस पूरे सिलसिले में क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी फिलहाल तकरीबन 45 मिनट का समय हो गया है जब से ये मीटिंग शुरू हुई है। और अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं राज्य सरकार के, गुजरात गवर्नमेंट के, वो इस मीटिंग के सचिव मौजूद हैं, अनिल मुकिम मौजूद हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार भी मौजूद हैं। उसके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग की जयंती रवि, वो भी मौजूद हैं और साइंस टेक्नोलॉजी सचिव के साथ साथ जो रिलीफ कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत ही कम अधिकारी लेकिन सर्वोच्च जो पोजीशन पे अधिकारी हैं गुजरात गवर्नमेंट में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उनमें से एक अधिकारी, ये जो एरियल सर्वे के विजुअल्स हमने देखे उनमें ऐसा लगा कि एक अधिकारी उनके साथ भी गए थे एरियल सर्वे के दौरान, जो उन्हें जो पूरी परिस्थिति है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास एक मैप भी था और उसके साथ जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो देख रहे थे। तो एक तरीके से देखिए, जो पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट रूप भी पता चल पाएगी कि किस तरीके से जो असेसमेंट हो सका है वो हुआ है इस पूरे चक्रवात के इम्पैक्ट का। वो असेसमेंट जो है इस मीटिंग के खत्म होने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन फिलहाल 45 मिनट से ये मीटिंग चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कुछ देर और ये मीटिंग चलेगी। ऐसा अनुमान लगाया गया था, तकरीबन 1 घंटे की ये मीटिंग होने वाली है।
तो उस परिस्थिति में ये देखना है कि क्या किन किन बिंदुओं पर बात होती है, किस रिहैबिलिटेशन रिस्टोरेशन एफर्ट्स पर किस तरीके से जोर दिया जाता है, क्योंकि अभी कोरोना से भी हम जूझ रहे हैं, तो उस के बीच किस तरीके से रिलीफ एफर्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। मछुआरों की बात हो, फार्मर्स की, किसानों की बात हो, या जो लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि हालांकि जान का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक जो सामान है, आसपास जो पेड़ हैं, जो बिजली है, वो सब में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उसे भी एक तरीके से उसका आकलन करके और फिर जो रिलीफ के लिए क्या किया जाना है, रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाना है, उस पर भी ध्यान देना है। और साथ ही जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, जिनका स्थलांतरण किया गया था, उन्हें किस तरीके से वापस से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होए, इस पे भी काफी ज्यादा फोकस रहेगा। और जो डिटेल्स हैं इस मीटिंग की, खासकर वो किस तरीके से जो एक्सपेडाइट करना है, जो भी परिस्थिति है उसको, वो हम मीटिंग के बाद जानने की कोशिश करेंगे। जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीजों पर ज्यादा जोर रहा और किस तरीके से, क्योंकि अब पूरा जोर है वो केवल राहत कार्य में और रिस्टोरेशन के कार्य में लगाया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। इस समय समीक्षा बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, आपने बताया। इस खबर पर नजर रखिएगा। बैठक के खत्म होने के बाद एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया। चक्रवाती तूफान ताउते के कल गुजरात के तट पर दस्तक देने के बाद राज्य में भारी बारिश हुई, तो वहीं मुंबई में इसका असर देखने को मिला और मुंबई में बारिश का 21 सालों का रिकॉर्ड टूटा। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इसके पहले एनडीआरएफ ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की सटीकता और एनडीआरएफ की सतर्कता के कारण ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी है। तो वहीं चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात से कूच कर राजस्थान पहुंच चुका है। हालांकि कल ही इसकी तीव्रता कम हो गई है। इसके असर से राजस्थान में दबाव क्षेत्र बना है। इस वजह से राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार ताउते के कारण आज और कल उत्तर भारत में लगातार बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम यूपी, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर कहीं छुटपुट तो कहीं भारी बारिश, और पंजाब, पूर्वी यूपी और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। राजस्थान में दबाव क्षेत्र बनने के कारण बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभागों में भी तेज बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने बताया कि ताउते चक्रवात के और कमजोर पड़ने के साथ अगले 2 दिन में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी अनुमान है। और चक्रवाती तूफान ताउते का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर दिखने लगा है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली, एनसीआर में भी हल्की बारिश शुरू हो गई है। इससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अतरौली, जट्टारी, खुर्जा, आगरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, बरसाना, नंदगांव समेत कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। समुद्री तूफान ताउते के आने के बाद भारतीय नौसेना तलाश और राहत कार्यों में जुटी हुई है। नौसेना ने अब तक एक नौका P305 के 184 कर्मचारियों को बचाया है। एक दूसरा समुद्री जहाज गॉल कंस्ट्रक्टर 137 व्यक्तियों के साथ उत्तरी कोलाबा पॉइंट के करीब 48 समुद्री मील दूर चली गई थी। आपातकालीन समुद्री जहाज वाटर लिली और 2 अन्य जहाज चालक दल को बचाने के लिए उनके आसपास के क्षेत्रों में हैं। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने तेल की तलाश करने वाले एक अन्य पोत सागर भूषण के चालक दल के 101 कर्मचारियों और समुद्री जहाज SS3 के 189 कर्मचारियों को निकालने के लिए कार्रवाई जारी है। तूफान के कारण ये दोनों जहाज इस समय पीपावाव बंदरगाह से करीब 50 समुद्री मील दूर चले गए थे। भारतीय नौसेना ने चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई के तट के पास डूब रही नौका P305 पर सवार लोगों को बचाया है। नौसेना का जहाज INS कोच्चि 125 बचाए गए लोगों को लेकर मुंबई बंदरगाह पहुंचा।
जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन सिक्किरा ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद नौसेना ने यह ऑपरेशन चलाया। पच्चीस लोग तो हम कोची पे ले आए हैं और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज़ में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुँचे। जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए अगर आदमी पानी में गिर रहा आदमी तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। कैप्टन सचिन ने बताया कि बाकी लोगों की खोज के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें विमानों को भी लगाया गया है। सर, जब तक हर आदमी जहां हम जहाज को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ता रहता है और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा है कि समुद्र में अब भी कुल 73 लोग लापता हैं और चालक दल के सदस्यों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। इस साइक्लोन के कारण जितना कुछ बुरा हो सकता था, 8,000 से ज़्यादा लोग बाहर थे। अभी सिर्फ हम लोग 73 लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो भी सिर्फ ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में। बाकी सब जगह कोई एक रिपोर्टिंग में नहीं है और काफ़ी फोर्सेस लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है, हौसला हमारा बुलंद है कि लोग जरूर मिल जाएंगे जो लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पर हैं। और अब बात देश में मौजूदा कोरोना स्थिति की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा कर वहां कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्टेरॉइड्स के बारे में समाज में गलत धारणा फैली है, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल न करें। स्टेरॉइड्स के बारे में समाज में शायद एक गलत धारणा बन गई है कि स्टेरॉइड खाने से और तुरंत खाने से और जल्दी ही बीमारी में शुरुआत करने से उसकी हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, बेहतर ठीक हो सकते हैं। ये एकदम गलत धारणा है। और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस समय करना, कब नहीं करना, इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम कतई ना करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना के इलाज के लिए लोगों को रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। उसमें से 30,000 के करीब सिलेंडर 31 मई तक राज्यों के पास पहुंच जाएंगे। रेमडेसिविर के बारे में, टोसिलीजुमाब के बारे में भी बहुत सारी पिछले समय में चर्चा रही है। इन दवाइयों को भी कब इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना, इसके बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं और सरकार ने पूरा प्रयास करके जो इन दवाइयों की कमी थी, इनका प्रोडक्शन रैंप अप करके और ये सुनिश्चित किया है कि अब ये दवाइयाँ सारे देश में सरकारी व्यवस्था से भी स्टेट्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस समय देश भर के अंदर जो है 10,000, 10,500 मैट्रिक टन से ज़्यादा जो एलोकेशन है वो 26 हाई बर्डन स्टेट्स को ऑलरेडी किया गया है। अभी भी 1,27,000 और सिलेंडर्स हम लोगों ने उपलब्ध कराने के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात ताउते प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने राज्य भर में चल रहे राहत कार्यों का जायजा भी लिया। अहमदाबाद में उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की और इस समीक्षा बैठक में राज्य के तमाम अधिकारी मौजूद थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उसके बाद गुजरात के लोगों के साथ उन्होंने एकजुटता व्यक्त की। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है
और इस समीक्षा बैठक में क्या क्या रहा उस पर और बात करने के लिए सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, राज्य में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की है, साथ ही साथ और किस तरह के कदम एहतियात और इस समीक्षा बैठक में अब जो भविष्य में इन तमाम इलाकों में राहत कार्य जो चल रहा है और जिस तरह से सेवा बाधित हुई है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या चीजें सामने आई? ऋतु, जैसा आपने जानकारी दी, समीक्षा बैठक के फौरन बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि 1000 करोड़ रुपए फौरी तौर पर गुजरात सरकार को ये राशि दी जाएगी ताकि जो प्रभावित इलाके हैं, खास तौर पर जो लोगों को एक तरह से फौरी तौर पर नुकसान के लिए, चाहे उनको घरों के मरम्मत के लिए या अन्य जरूरतों के लिए उनको मदद दी जा सके, उस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही जो एक केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगी, राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर जो पूरा प्रभावित इलाके हैं तो विस्तार से उसका असेसमेंट किया जाएगा, चाहे फसलों को नुकसान की बात हो, घरों को नुकसान की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है उसका एक विस्तार से असेसमेंट करने के बाद केंद्र को रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद और भी अतिरिक्त मदद केंद्र की तरफ से की जाएगी। तो इस लिहाज से कह सकते हैं एक बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने ये भी ऐलान किया है कि जो तूफान की वजह से जो लोग मृत हुए हैं उनके निकटतम परिवारजनों को 2 लाख रुपए की जो मदद है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से, इसके अलावा 50,000 रुपए घायलों के लिए, और ये मदद जो तमाम राज्यों में जो तूफान से नुकसान हुआ है उन सभी राज्यों के लिए होगी, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है अब वहां। तो ये 2 बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एक तरह से केंद्र सरकार तमाम राज्यों के साथ, तमाम राज्य सरकारों के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ी है और जो भी मदद केंद्र की तरफ से हो सकता है वो तमाम मदद केंद्र की तरफ से दी जाएगी। खासतौर से जो पूरा रिस्टोरेशन वर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक तरह से पुनर्निर्माण की बात है, उन तमाम उपायों में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद एक तरह से ग्राउंड जीरो की स्थिति देखी। जो प्रभावित इलाके हैं, चाहे गिर सोमनाथ का इलाका हो, उना, जाफराबाद हो, अमरेली में, या फिर महुआ भावनगर में हो, या फिर देव का इलाका, उन्होंने खुद पूरी स्थिति का जायजा लिया है, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है और एक तरह से राज्य के लोगों के साथ तमाम अन्य राज्यों में भी जो लोग इसकी वजह से जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना जाहिर की है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन तमाम परिवारों के साथ खड़ी है और तमाम परिवार वालों को खड़े होने में मदद भी करेगी। तो एक बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री की तरफ से दिलाया गया। बैठक के दौरान हालांकि उन्होंने एक तरह से ऋतु कह सकते हैं जो कोविड सिचुएशन है उसका भी असेसमेंट किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो फोकस है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर और भी साइंटिफिक स्टडी हो सके, इस तरह के तूफानों को लेकर और भी क्या उपाय किए जा सकते हैं, जान हानि कम से कम हो। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जरूर केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को मिली है, क्योंकि 1999 में जब सुपर साइक्लोन आया था उसके बाद से अभी ये जो साइक्लोन आया है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला साइक्लोन था। बावजूद इसके जान माल के नुकसान को काफी कम करने में मदद मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 1000 करोड़ रुपए है फौरी तौर पर जो राज्य सरकार लोगों तक राहत मुहैया करा रही है उसमें उनको एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो दूसरे राज्य भी प्रभावित हुए हैं वो केंद्र को जो भी अपना असेसमेंट भेजेंगे उस लिहाज से केंद्र की तरफ से उन राज्यों को भी, जो अन्य राज्य हैं उनको भी फौरी मदद या तुरंत राहत की मदद भेजी जाएगी। ऋतु जी, सुधाकर, जैसा आपने बताया कि त्वरित जो राहत गतिविधियां हैं उनके लिए 1000 करोड़ और फिर जो इस पूरे चक्रवाती तूफान में मारे गए लोग हैं उनके परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और चक्रवात के कारण घायलों के लिए 50,000 रुपए
प्रभावित लोगों को एक तरह से देने की बात प्रधानमंत्री ने की है। इसी के साथ साथ क्या सुधाकर ये भी लगता है कि एक तरफ ये मदद और दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और तेजी लाने की उन्होंने बात की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आंकलन करेगी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, उसके बाद फिर वित्तीय सहायता और दी जाएगी। इसका मतलब कि 1000 करोड़ के अतिरिक्त अभी जब वो रिपोर्ट आएगी तो उस पर राज्यों को राहत, एक तरह से गतिविधियों में और मदद दी जाएगी केंद्र की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए 2 ऐलान 1000 करोड़ रुपए और दूसरा जो मृतक हैं या घायल हैं उनके लिए मदद के ऐलान के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरी राज्य सरकारें भी हैं उनको भी फौरी मदद दी जाएगी केंद्र की तरफ से साइक्लोन के चलते हुए नुकसान को लेकर। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि कोशिश ये होगी कि आने वाले समय में जो मॉडर्न कम्युनिकेशन तकनीक है जिसके चलते जो इवैक्यूएशन प्रोसेस को और भी तेज किया जा सके, या फिर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जहां इस तरह के प्रभाव की बहुत आशंका रहती है। कोस्टल जो स्टेट्स हैं एक तरह से उनका इशारा उस तरफ था कि कोस्टल स्टेट्स में और भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के साइक्लोन की स्थिति में निपटने के लिए उसकी भी जरूरत रहेगी। और निश्चित तौर पर बीते 5-6 वर्ष अगर देखें तो खास तौर से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। और न सिर्फ एनडीआरएफ को मजबूत करने की बात हो, डिफरेंट एजेंसीज को एक मंच पर लाने की बात हो, एनडीएमए जैसी संस्थाओं को सक्रिय बनाने की बात हो, जो वार्निंग सिस्टम्स हैं उसको एक तरह से न सिर्फ आधुनिक बनाने की बात हो बल्कि उसके डिसमिनेशन की, उसकी पहुंच, अगर कोई वार्निंग देनी है तो वो एक एक व्यक्ति तक, जो प्रभाव की आशंका वाले एक एक क्षेत्र तक जल्द से जल्द पहुंच सके, उसकी बात हो, या फिर राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन की बात हो। हम जानते हैं कि इस आपदा से ठीक पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से खुद बात करके ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया था। जो और पहले से जो मदद करनी है, प्री डिप्लॉयमेंट करना, वो पहले से की जा चुकी थी। और उस दौरान जो इवैक्यूएशन समय से किया गया और जो डिप्लॉयमेंट समय से किया गया, उसकी वजह से लोगों की जान तो बची ही, बल्कि रिस्टोरेशन प्रोसेस में भी काफी मदद मिली है। और उसके ठीक बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री खुद जाकर स्टेट का दौरा करना एक तरह से लोगों का हौसला बढ़ाने वाला है कि इस मुश्किल की घड़ी में जो इस आपदा को हमने झेला है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे साथ खड़ी है और हमको एक तरह से फिर से अपने पांव पर खड़ा होने में हमारी मदद करेगी। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन कि जो केंद्रीय टीम जब विजिट करेगी तमाम राज्यों में, एक डिटेल्ड असेसमेंट कर सकेगी, तो सिर्फ जान हानि या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि को लेकर ही नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर या फिर इस तरह के अन्य भी जो हानियां हुई उसको लेकर डिटेल असेसमेंट के बाद और भी ज्यादा मदद केंद्र की तरफ से दी जा सकेगी। ऋतु जी हाँ सुधाकर, जैसा कि आपने भी कहा कि एक्स ग्रेशिया और जो प्रभावितों को एक तरह से शुरुआती सहयोग के तौर पर जो राशि दी जा रही है वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, वो उन तमाम राज्यों के लोगों को दी जा रही है जो इस पूरे चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। तो क्या सुधाकर इसको इस तरह से भी देखा जाए कि इस मुश्किल की घड़ी में, खासकर जब हम देख रहे हैं कि कोविड का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में कोविड को किस तरह से राज्य उन हालातों से निपट रहा है उसकी भी एक समीक्षा की है, तो प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी, प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, पहले भी 15 तारीख को भी जब प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की थी और मुख्यमंत्रियों से भी जब उन्होंने बात की थी, एक फोकस उनका इस बात पर भी था, मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने आग्रह किया था कि कोविड के जो मरीज हैं या अस्पताल है और उन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित में, हम जानते हैं कि गुजरात से कई राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उस पर किसी तरह का असर न पड़े। इसके साथ साथ ही
इमरजेंसी में इवैक्यूएशन के लिए तमाम एक तरह से प्लान होना चाहिए। और ये तमाम चीजें हमने ग्राउंड पर भी देखी और आज भी उन्होंने कोविड सिचुएशन का भी असेसमेंट किया है। और निश्चित तौर पर एक दोहरी चुनौती उन तमाम राज्यों के लिए थी जहां ये सिचुएशन आया था। और ऋतु, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो राहत बचाव कार्य मुंबई हाई में चल रहे हैं ONGC बार्ज को लेकर, तो उन्होंने भी सीनियर ऑफिशियल से उस राहत बचाव ऑपरेशन को लेकर डिटेल में बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है और एक तरह से उनको निर्देश दिया है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए अगर एक एक जान बचाने के लिए। निश्चित तौर पर कुछ दुखद खबरें भी हैं कुछ लोगों के मौत की, लेकिन PM मोदी का अभी भी निर्देश है कि लगातार एक एक जान बचाने के लिए जो भी मुमकिन कोशिशें हैं हर एजेंसी को साथ लेकर वो कोशिश किया जाए। तो निश्चित तौर पर गुजरात और दीव के व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा तो लिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही बाकी पूरे देश में जहां इस तूफान की वजह से नुकसान हुआ है उनकी भी चिंता एक तरह से प्रधानमंत्री के आज के दौरे में दिखी। और लगातार वो बीते कुछ दिनों से शीर्ष स्तर से वो खुद न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो निर्देश भी दे रहे हैं। और उसकी वजह से एक तरह से कह सकते हैं बीते 2 दशकों में आए इस बड़े तूफान की वजह से हम जो नुकसान की आशंका थी उस नुकसान को कम करने में जरूर सफलता मिली है। लेकिन अब प्रायोरिटी और फोकस इस बात पर है कि कैसे पुनर्निर्माण हो, लोगों को के घरों की मरम्मत कैसे हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हुआ है उनको कैसे ठीक किया जा सके, इन तमाम चीजों पर फोकस आने वाले समय में रहे। बिल्कुल सुधाकर, हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ गुजरात के इलाकों का द्वीप का था, लेकिन उन्होंने प्रभावित राज्यों के लोगों के साथ इस मुसीबत की घड़ी में एकजुटता व्यक्त की और साथ ही साथ तुरंत राहत गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस पूरी जानकारी के लिए।